तारीख 17 मई 2013। अपॉर्चुनिटी रोवर के मंगल ग्रह पर लगभग 3000 दिन, जिसमें अपॉर्चुनिटी ने अपने पूरे मिशन की सबसे महत्वपूर्ण खोज की थी। कई किलोमीटर्स की यात्रा करने के बाद यह मिशन के सबसे बड़े गड्ढे के किनारे पर आ गया था और इस रिम के पास इसे जमीन में एक शिरा मिली, जिसे वैज्ञानिकों ने एस्पेरेंस नाम दिया। इस शिरा की जांच से पता चला कि मंगल ग्रह की सतह पर अतीत में पानी का एक बड़ा हिस्सा मौजूद था। एस्पेरेंस एक हाइड्रेटेड चट्टान या मिट्टी होती है जो केवल लंबे समय तक जमा हुए पानी में ही बनती है। अपॉर्चुनिटी ने उन सुरागों की खोज की थी जिनसे पता चलता है कि अतीत में मंगल ग्रह पर पानी मौजूद था, लेकिन इस पॉइंट तक यह केवल बाढ़ की घटनाओं के प्रमाण ही खोज पाया था। हालांकि एस्पेरेंस मंगल ग्रह पर अतीत में समुद्र होने के प्रमाण होने की संभावना थी। आज अपॉर्चुनिटी सीरीज की छठी वीडियो में हम एस्पेरेंस की खोज से आगे अपॉर्चुनिटी के रास्ते का अनुसरण करेंगे और पता लगाएंगे कि इसने सोलेंडर पॉइंट पर अपने शीतकालीन आवासों के आसपास क्या देखा और क्या खोजा। हालांकि ये बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन आगे बहुत कुछ था। मिशन कंट्रोलर्स को पानी के और अधिक सबूत चाहिए थे। इन्हीं सबूतों की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी साइट को एस्पेरेंस से 1.5 किलोमीटर आगे दक्षिण में सोलेंडर पॉइंट पर स्थापित किया। मार्शियन सर्दियां फिर से चारों ओर से आना शुरू हो गई, जिसमें दिन की लंबाई से आकाश में सूरज के कोण तक और सूरज की रोशनी में भी कमी आ गई। रोवर के लिए बिजली पैदा करने की क्षमता को मैक्सिमाइज करने के लिए सोलेंडर पॉइंट को चुना गया, क्योंकि इसकी ढलान उत्तर की ओर थी, जिसका अर्थ है कि जब रोवर इस क्षेत्र की खोज करता हुआ आगे बढ़ेगा तो इसके सौर पैनल्स सूर्य की ओर होंगे। ऐसा माना जाता था कि यहाँ मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर द्वारा हाइड्रेटेड खनिजों के सबूत पाए गए थे, जो चट्टानों में परत के रूप में फैले हुए थे। 1.5 किलोमीटर इतना दूर नहीं लगता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी एक धीमा रोवर था जिसकी स्पीड सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड थी। यह रोवर अक्सर सेफ रहने के लिए आधी यात्रा ही करता था, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि ये चट्टानों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या रेत के टीले में फंस जाए। इसलिए अपॉर्चुनिटी थोड़ा आगे बढ़ेगा, खतरों को देखेगा और प्रक्रिया को दोहराएगा। रास्ते में अपॉर्चुनिटी के नीचे की सतह बहुत अजीब लग रही थी। यह मुख्य रूप से चट्टानों का बड़ा हिस्सा था जो सबसे ऊपर रेत और धूल के अंतराल को भर देता था, लगभग एक रैंडम मोज़ैक की तरह। फ्लैट चट्टानी मैदान अपॉर्चुनिटी के लिए आदर्श इलाका है, इसलिए इसने सोलेंडर पॉइंट के रास्ते पर अच्छी प्रगति की। पहले की तरह इस बार भी ब्लूबेरीज मिली, गोल चट्टाने 1 या 2 सेंटीमीटर के आसपास। कुल मिलाकर सोल 3390 तक अपॉर्चुनिटी ने इसे अपना शीतकालीन आवास बना दिया और ढलान पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करते हुए भी ऊर्जा का उत्पादन बहुत कम था, प्रतिदिन केवल 270 वॉट घंटे। कुछ ही दिनों में यह ऊर्जा उत्पादन 270 वॉट घंटे से भी कम हो गया और रोवर एक प्रकार के हाइबरनेशन मोड पर चला गया। ये मार्शियन सर्दियों के कारण था, लेकिन एक कारण ये भी था कि रोवर के सौर पैनलों पर धूल जम रही थी और उसकी सफाई के लिए यहाँ तेज हवा के झोंकों की संभावना भी नहीं थी। इस लो पावर मोड का मतलब था कि सोलेंडर पॉइंट के आसपास का काम धीमा था और अंततः सोल 3530 को तेज हवा के झोंके के कारण रोवर पर जमी धूल की सफाई हो गई और 370 वॉट घंटे की ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया। ये सफाई की घटनाएं तब होती हैं जब हवा पैनलों से बहुत महीन धूल के कणों को उड़ा ले जाती है, क्योंकि मंगल ग्रह एकदम सूखा है। यहाँ धूल के चिपकने जैसी बात नहीं है, इसलिए मंगल ग्रह का वातावरण इतना पतला होने के बावजूद भी इन धूल के कणों को आसानी से उड़ा ले जा सकता है। ये एक किताब के कवर से धूल उड़ाने जैसा है। धूल समय के साथ रोवर पर जमा हो जाती है, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धूल के तूफान के दौरान, जो इतने बड़े हैं कि उन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सोल 3519 के आसपास अपॉर्चुनिटी ने सतह की जांच करते हुए दिन बिताए। हालांकि शर्मनाक रूप से रोवर वस्तुओं की दूरी की गणना करने के लिए जिस जाली का उपयोग कर रहा था वह गलत थी, जिसका अर्थ है कि भुजा पर लगे उपकरण की सही फोकसिंग पोजीशन में 5 सेंटीमीटर का अंतर था। इसलिए जो तस्वीरें रोवर ले रहा था वह धुंधली आ रही थी और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। वह डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि सामने क्या है। इसे जल्दी से ठीक कर लिया गया और सामान्य क्रिस्प तस्वीरें फिर से मिशन कंट्रोल में वापस आने लगी। एक विचित्र खोज जिसे अभी कुछ ही दिनों पहले देखा गया था,
उसे पिनेकल आइलैंड नाम से जाना गया। अपॉर्चुनिटी अक्सर जमीन के कुछ पैचेस की जांच करने के लिए कुछ दिन का समय ले लेता है, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने एक तस्वीर के बीच कुछ भिन्नता पर ध्यान दिया। ये तस्वीर एक ही जगह की है, लेकिन अलग अलग समय पर ली गई है। इस तस्वीर में इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है कि ये अचानक से यहाँ प्रकट हो गई है। मिशन कंट्रोलर्स इसे देख इतने प्रभावित नहीं थे। वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि ये चट्टान पास के मीटियोराइट इम्पैक्ट के प्रभाव का हिस्सा है, या ये चट्टान रोवर के पहिए के साथ टकराकर यहाँ सामने आ गई है। क्योंकि मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर ने किसी भी ताजे मीटियोराइट इम्पैक्ट की सूचना नहीं दी थी, इसलिए इसी थ्योरी को माना गया। इसके बाद मिशन कंट्रोलर्स ने रोवर को इस चट्टान की जांच किए बिना ही अपने रास्ते पर आगे भेज दिया और इससे ऑनलाइन आउटरीच शुरू हो गया। लोगों को संदेह था कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमारे साथ संवाद करने के लिए साधन के रूप में चट्टान को छोड़ दिया है, या ये एक प्रकार का कवच था जो 12 दिनों की तस्वीरों में बढ़ता हुआ लग रहा था। कुछ लोगों ने नासा के खिलाफ इस लापरवाही के लिए मुकदमा करने की भी इच्छा जाहिर की और कहा कि पिनेकल आइलैंड पर वापस जाकर अपॉर्चुनिटी की भुजा पर लगे ऑनबोर्ड सूक्ष्मदर्शी कैमरे से इस चट्टान की जांच की जाए। इन सभी बातों का अनुसरण करते हुए अपॉर्चुनिटी ने वापस पिनेकल आइलैंड की ओर देखा और रहस्य सुलझ गया। अपॉर्चुनिटी ने इस चट्टान के टुकड़े ही कर दिए, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जहां तक हम जानते हैं, यह पहली बार था जब ऐसा कुछ इस पूरे मिशन में हुआ हो, लेकिन इसके होने की संभावना अब बढ़ गई थी क्योंकि अपॉर्चुनिटी की वहां के चलने फिरने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसका मतलब ये है कि रोवर की भुजा को अब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए मुड़ना पड़ता था, बजाय इसके कि हाथ सीधे पहुंच जाए। एक और समस्या जो अपॉर्चुनिटी के लिए लगातार बढ़ती जा रही थी, वह थी ऑनबोर्ड कंप्यूटर का रैंडमली रीसेट होना। हालांकि अपॉर्चुनिटी हमेशा से वापस टर्न ऑन होने में सक्षम था, प्रत्येक रीसेट से साइंस एक्टिविटीज का एक एक दिन बर्बाद होता गया। सोल 3749 तक इन रीसेट के कारण लगभग आधा महीना बर्बाद हो गया। मिशन कंट्रोलर्स ने इस समस्या को ऑनबोर्ड फ्लैश मेमोरी तक सीमित कर दिया। फ्लैश मेमोरी बार बार उपयोग करने के बाद खराब हो सकती है, जिससे नई तस्वीरों को खोने का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने पूरे ड्राइव को फॉर्मेट करने का निर्णय लिया। फॉर्मेट करने से न केवल स्टोरेज क्लियर हो गई, बल्कि इससे ड्राइव में मौजूद खराब सेल्स की भी पहचान होगी, जिससे भविष्य में उन खराब सेल्स से बचा जा सकेगा। सोल 3773 तक रिफॉर्मेटिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई। इससे कुछ ही समय बाद अपॉर्चुनिटी रुडोवियाक रिज सोलेंडर पॉइंट के दक्षिण में पहुंच गया। यहाँ अपॉर्चुनिटी अपने गंतव्य की ओर आगे की ओर बढ़ रहा था। वही सौरमंडल के बाहरी किनारों से एक आगंतुक मंगल की ओर चोट कर रहा था। इसकी ट्रेजेक्टरी इसे ग्रह की सतह से सिर्फ 130,000 किलोमीटर ऊपर से ले गई और फिर ये सूरज की ओर आगे बढ़ा। ये एलियन नहीं था, बल्कि बाहरी अंतरिक्ष से एक धूमकेतु था। ये धूमकेतु ऑट क्लाउड से था, जो प्लूटो और कुइपर बेल्ट से परे पाया जाता है, जहां लाखों बर्फीली चट्टानें मौजूद हैं। इन्हें अपना एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए लाखों साल लगते हैं। मंगल ग्रह से सूर्य के सबसे नजदीकी दृष्टिकोण की यात्रा में इस धूमकेतु को केवल 6 दिन लगे। यह मंगल ग्रह से लगभग 56 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजरा। हालांकि इस धूमकेतु के मंगल ग्रह के करीब से गुजरने के कारण इसका मतलब था कि मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उपस्थित अंतरिक्ष यान की तुलना में इस धूमकेतु को कैप्चर करने के लिए बेहतर पोजीशन पर थे। विभिन्न मिशनों के मिशन कंट्रोलर्स भी धूल के कणों के बारे में थोड़ा घबराए हुए थे, जो कि धूमकेतु से निकलते हैं, जो संभावित रूप से मंगल ग्रह के चारों ओर कक्षा में अंतरिक्ष यान को प्रभावित करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। हबल टेलीस्कोप और मंगल ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष यान सभी ने इस धूमकेतु का अवलोकन शुरू किया। सौभाग्य से मिशन कंट्रोलर्स ने पहले ही धूमकेतु आइसॉन के साथ इस पर कुछ अभ्यास किया था। एक और धूमकेतु जो मंगल ग्रह के करीब से केवल 1 वर्ष पहले ही गुजरा था। धूमकेतु आइसॉन को अपॉर्चुनिटी स्पॉट नहीं कर पाया था, क्योंकि आइसॉन इस मौजूदा धूमकेतु की तुलना में मंगल ग्रह से 80 गुना दूर और डिम था। दुर्भाग्य से यह दिन के समय था जब ओट क्लाउड से आए धूमकेतु साइडिंग स्प्रिंग ने मंगल ग्रह के लिए अपना निकटतम दृष्टिकोण बनाया, लेकिन अपॉर्चुनिटी भोर से ठीक पहले इसकी कुछ तस्वीरों को स्नैप करने में कामयाब हो गया। क्या आप इसे देख सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये इसी तस्वीर का एक सटीक वर्जन है।
यह धूमकेतु मंगल ग्रह के करीब से गुजर गया और कोई भी अंतरिक्ष यान धूल के कणों से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने उस धूमकेतु से जो ऑब्जर्व किया वह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। जैसे जैसे यह धूमकेतु गुजरता गया, इसने मंगल ग्रह के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को अव्यवस्थित कर दिया। यद्यपि अस्थायी रूप से पृथ्वी के विपरीत मंगल ग्रह के पास अपने कोर से उत्पन्न एक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका चुंबकीय क्षेत्र अपने वायुमंडल में उच्च प्लाज्मा से बनता है जो बहुत कमजोर चार्ज उत्पन्न करता है। यह सूर्य से आने वाली सौर हवाओं को डिफ्लेक्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन सौर फ्लेयर्स जो सौर तूफान से निकलती है इस चुंबकीय क्षेत्र को धक्का दे देते हैं और वायुमंडल से परमाणुओं को दूर कर देते हैं। इन धूमकेतुओं से निकलने वाले कणों का भी मंगल ग्रह पर बहुत समान प्रभाव पड़ता है। धूमकेतु भी एक चुंबकीय क्षेत्र से घिरे रहते हैं। यहाँ धूमकेतु के वातावरण की सोलर हवाओं के साथ इंटरेक्शन होती है, जिसे कोमा भी कहते हैं। एक धूमकेतु का कोमा धूमकेतु से 1 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंच सकता है, जिसका अर्थ है कि मंगल ग्रह से गुजरने वाले धूमकेतु के कण मंगल ग्रह के वातावरण में कुछ घंटों के लिए छा गए थे। धूमकेतु और मंगल ग्रह दोनों के चुंबकीय क्षेत्रों के मिलने की इस घटना से दोनों के चार्ज कणों की एक दूसरे के साथ जोरदार इंटरेक्शन हुई और परिणाम स्वरूप मंगल के कुछ कण अंतरिक्ष में खो गए। हालांकि इस तस्वीर को अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने में कामयाब रहा। वहीं पृथ्वी पर 2015 करीब आ रहा था और मंगल ग्रह पर अपॉर्चुनिटी मैराथन घाटी की ओर आगे बढ़ रहा था। इससे आगे की जर्नी हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।